जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। इस कहानी की शुरुआत 27 सितंबर 1907 से होती है, जब पंजाब के बंगा गांव में, जो आज पाकिस्तान में है, भगत सिंह का जन्म होता है। उनके घर में ही उनके पिता और उनके दो चाचा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल थे। इसी वजह से वो पॉलिटिकली कॉन्शियस एनवायरनमेंट में बड़े हुए। वो जब 12 साल के थे तब जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया था। इसके अगले ही दिन भगत सिंह अपना स्कूल मिस करके अमृतसर चले गए। वहां से जालियनवाला बाग की मिट्टी भगत सिंह एक बोतल में अपने साथ ले आए। 1920 से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद इन्होंने भी ज्वाइन किया। यह आंदोलन 2 साल तक चला, लेकिन चौरा चौरी में भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को मार डाला। तब गांधी जी ने इस आंदोलन को पीछे लेने की घोषणा की। इस फैसले से भगत सिंह जैसे यूथ नाराज हुए और उन्होंने रिवॉल्यूशन का पाथ चुना। एक किस्से से हमें भगत सिंह के देश प्रेम का पता चलता। जब वो 16 साल के थे तब उनके घर वाले उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। तब वो एक नोट छोड़ के घर से भाग जाते। मैं अपना जीवन मातृभूमि की सेवा के महान लक्ष्य के लिए समर्पित करता हूँ, इसीलिए मुझ में घर और सांसारिक इच्छाओं के लिए कोई आकर्षण नहीं है। 1924 से भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जहां वो चंद्रशेखर आजाद और बाकी रिवॉल्यूशनरी से मिले। भगत सिंह बहुत पढ़ते भी थे और अमृतसर के कुछ उर्दू और पंजाबी न्यूज़पेपर्स और कीर्ति जर्नल, जो कीर्ति किसान पार्टी द्वारा पब्लिश किया जाता था, इनमें विद्रोही जैसे नाम से भगत सिंह आर्टिकल लिखते थे। 1928 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीय ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। ऐसा ही एक आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में चल रहा था। इस पे लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस लाठीचार्ज में लाला जी जख्मी हो गए और 18 दिन बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना के समय भगत सिंह वही थे और उन्होंने कसम खा ली कि इसका बदला वो लेंगे। फिर भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर के साथ स्कॉट को मारने का प्लान बनाते। लाला जी के मौत के 1 महीने बाद ये लोग लाहौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, लेकिन ये लोग पहचानने में गलती होने के कारण असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स को मार डालते हैं और वहां से भागते हुए इंडियन हेड कांस्टेबल चनन सिंह राजगुरु और भगत सिंह का पीछा कर रहा था, उसे चंद्रशेखर आजाद मारते थे। उसके अगले ही दिन भगत सिंह अपनी दाढ़ी और बाल कटवा के, हैट पहन के, दुर्गा भाभी के साथ कपल बन के, जो खुद एक क्रांतिकारी थी, और राजगुरु उनके नौकर बन के, ऐसे ये तीनों लाहौर से बाहर निकल आए। 1928 का पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट था, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो वर्कर्स के अगेंस्ट था, उन्हें असेंबली भी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट लेके आ रही थी। इन बिल्स को विरोध करने का एक रास्ता भगत सिंह अपने साथियों को बताते, वो था कि सेंट्रल असेंबली में लो इंटेंसिटी बम फोड़ना। इस प्लान का अगला पार्ट ये था कि बम फोड़ने के बाद वहां से भागना नहीं है, खुद को अथॉरिटीज के हवाले कर देना है, ताकि कोर्ट अपीयरेंसेस को उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। पहले चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था सॉन्डर्स के केस में भगत सिंह को फांसी हो जाएगी। लेकिन वो बाद में कन्विंस हुए कि भगत सिंह ही इस काम को करने के लिए परफेक्ट है। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को इस काम को करने के लिए फिक्स किया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में पहुंचे। जब सेशन चालू था तब इन्होंने पब्लिक गैलरी से, जहां पे कोई नहीं था, ऐसे जगह पे 2 लो इंटेंसिटी बॉम्ब फेंके और वहां से भागे नहीं, खुद को अरेस्ट करवा लिया। फिर उन्होंने लीफलेट्स फेंके जिसपे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए। फिर वो घोषणा देने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनके ऊपर ट्रायल चला, जिसमें उनको इस एक्ट के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। 15 अप्रैल 1929 को पुलिस को लाहौर और सहारनपुर की बॉम्ब फैक्ट्री मिल गई, जिसमें सुखदेव, जय गोपाल जैसे और भी लोग पुलिस के हाथ लग गए। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जिससे पुलिस सॉन्डर्स के केस को कनेक्ट कर पाई और पुलिस ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और 21 लोगों पर चार्ज लगाया। फिर भगत सिंह को सॉन्डर्स केस के लिए दिल्ली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल लाया गया। वहां पे उन्होंने ये देखा कि इंडियन कैदी और यूरोपियन कैदी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और दिल्ली के जेल में उन्हें जो अच्छा डाइट मिल रहा था वो यहाँ उन्हें नहीं मिल रहा। इन सब चीजों के खिलाफ भगत सिंह वहां के पॉलिटिकल कैदियों को इकट्ठा करके एक भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। उनकी मांगे ये थी कि उन्हें खाना, कपड़े और ज़रूरत के सामान में इक्वलिटी मिले और उन्हें बुक्स और डेली न्यूज़पेपर का एक्सेस मिले और उन्हें असम्मानजनक काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए। इस भूख हड़ताल से उन्हें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला
और वो पंजाब रीजन से बाहर भी बहुत पॉपुलर हो गए। पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने गए और जिन्ना ने असेंबली में उनकी आवाज़ उठाई। गवर्नमेंट ने इस भूख हड़ताल को रोकने की बहुत कोशिश की, जैसे कि अच्छा खाना कैदियों के सेल में रखा गया ताकि वो भूख हड़ताल छोड़ दे, और पानी के बर्तनों में दूध रखा गया ताकि कैदी या तो भूख हड़ताल तोड़ दे या फिर प्यासे रहे। और बाद में तो ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई, जिसका कैदियों ने विरोध किया। इस भूख हड़ताल की पॉपुलैरिटी बढ़ती देख गवर्नमेंट ने सॉन्डर्स केस के ट्रायल को आगे बढ़ाने का फैसला किया और भगत सिंह को लाहौर के बोस्टल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने वहां भी अपना स्ट्राइक चालू रखा। इस स्ट्राइक के 63 दिन बाद उनके एक साथी जतिंद्र नाथ दास उनकी डेथ हो जाती, फिर भी भगत सिंह अपनी भूख हड़ताल चालू रखते। इस भूख हड़ताल के दौरान उन्हें स्ट्रेचर से कोर्ट ले जाया जाता था। 116 दिन बाद भगत सिंह अपने पिताजी के कहने पे यह भूख हड़ताल बंद कर देते हैं। तब तक उनका लगभग 6.5 किलो वजन घट गया था। इस ट्रायल में 2 चीज़ें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बाकी उनके साथी जो सॉन्डर्स मर्डर केस में उनके साथ थे, उनके अगेंस्ट गई। वो थी इनके 2 साथी हंसराज ओहरा और जय गोपाल, इनकी गवाही, और असेंबली में भगत सिंह के पास मिली उनकी रिवॉल्वर। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी की सजा दी जाती है और बाकी 7 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है और एक को 7 साल और एक को 5 साल की सजा होती है। इसके खिलाफ पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है। 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे इनको फांसी देना तय किया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा देख गवर्नमेंट ने 23 मार्च को ही शाम 7:30 बजे इनको फांसी लगा दी और फिर जेल की पिछली दीवार तोड़ के उनकी बॉडीज को बाहर निकाला गया और फिर उन्हें ट्रक में डाल के सतलज किनारे ले जाया गया और रात के अंधेरे में उनका अंतिम संस्कार करके उनकी अस्थियां सतलज नदी में बहा दी गई।